हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में आपका स्वागत है। तो इस छठे अध्याय के हम आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम टिप्पू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारतीय इस्पात और लोहा, ये जो धातु की कला थी, इसकी जो कहानी है, ये टिप्पू सुल्तान के समय से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुकी है। ये वही टिप्पू सुल्तान है जिन्होंने सन 1800 के टाइम तक उन्होंने मैसूर पर शासन करा था और अंग्रेजों के साथ चार चार लड़ाइयां लड़ी और उनके खिलाफ लड़ी। तो आपको याद है, और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा दी। ठीक है। तो ये जो टिप्पू सुल्तान की तलवार है, ये वुड्स स्टील से बनी हुई है। ठीक है। जो वुड्स है, वुड्स से बनी हुई है उनकी तलवार, और ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता, एक बहुत ही उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाले कार्बन स्टील से बनती है। ठीक है। जो पूरे दक्षिण भारत में आयरन को स्मेल्ट करने से, यानी कि जब हम रिफाइनिंग करते हैं आयरन का, हमें पता है कि जब हम आयरन को, यानी कि लोहे को निकालते हैं, तो उसको रिफाइन यानी कि उसको स्मेल्ट किया जाता है, उसका साफ किया जाता है, एकदम प्योर और एकदम शुद्ध जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसको तो लोहा गलाना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन स्मेल्टिंग, यानी लोहे को गला के किया जाता है और उसके एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से किया जाता है। ये तलवार जो थी वो इतनी पैनी थी और वो इतनी तेज थी कि वे दुश्मन के जो लोहे के शील्ड जो वो पहनते थे अपने आप को बचाने के लिए, वो उस चीज को भी काट लेते थे। तो ये इतनी अच्छी वुड स्टील से बनी हुई थी। ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के साथ की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और ये जो टिप्पू सुल्तान की तलवार थी, वे गुम हो गई। जो भारतीय की जो ये वुड स्टील थी, वो वैज्ञानिकों को, जो यूरोपीय वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा उन्होंने आकर्षित करा कि सब लोग दूर दूर से आते थे इस स्टील को पाने के लिए। ठीक है। और एक न्यू चीज का, नई नई चीजों का आविष्कार भी शुरू हो चुका था, नई नई चीजें भी बनने लगी थी। तलवार, सबसे पहले तो तलवार था, और फिर तलवार जैसी चीजें, शार्प चीजें बहुत ज्यादा बनने लग गई थी। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे जो गांवों की उजड़ती भट्टियां, हमें पता है कि बहुत सी भट्टियां थी जो पड़ी हुई थी, अबैंडन थी, यानी कि कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है। भट्टी वो जगह होती है जहाँ पे किसी भी चीज को पकाया जाता है। ठीक है। जैसे कि हम ईट ईट की भट्टी होती है, लोहे की भट्टी होती है, तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत गर्म ताप में किसी भी चीज को या तो हम पिघलाते हैं, बनाते हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो मध्य भारत में पुरुषों द्वारा मिट्टी और धूप की सुगाई की गई थी। ठीक है। और इन भट्टियों के गलाने का काम शुरू हो चुका था। ठीक है। जबकि महिलाएं धोबनी का काम करती थी। ठीक है। अब नए वन कानूनों की शुरुआत और ब्रिटेन से लोहे और स्टील की आयात के कारण 19वीं शताब्दी तक के अंत तक ये शिल्प में गिरावट आ गई थी। अब क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे कैसे नए कानून आ गए थे, ब्रिटेन में लोहा और स्टील का आयात शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो जो भट्टी का काम था वो कम हो गया था, क्योंकि मशीनें उनकी जगह लेने लग गई थी। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी, वो बहुत तेजी से बढ़ी जा रही थी, और जो लोकल, जो निजी आयरन को, यानी लोहे को जो मेल्ट करने वाले, पिघलाने वाले जो कार्य होते थे और जो लोग होते थे, उनके पास अब कोई काम ही नहीं बचा होता था, और ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक दुखमय और एक कठिन घटना घट चुकी थी। तो यहाँ पे ये था हमारा स्टील और आयरन के बारे में। अब हम देखेंगे कैसे भारत में लोहे और इस्पात के कारखानों का उदय हुआ। ठीक है। ठीक। तो साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था चार्ल्स वेल्ड, और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम था दोराबजी टाटा। इन दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में एक लोहे के भंडार की छानबीन करी और वहीं पे उन्होंने शुरू किया अपना काम। तो वे भारत में एक ऐसे आधुनिक लौ और इस्पात संयंत्र लगाना चाहते थे, और वे एक अच्छी लौ के भंडारों का उनका सपना था।
तो कई घंटों के बाद और कई दिनों के बाद ऐसा क्या हुआ कि जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराब जी ने एक छोटे से गांव में भी जा पहुंचे। ठीक है, वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष टोकरियों में भर भर कर लॉ को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब ये अंगड़िया जो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, अब अग्रिया समुदाय के लोगों का यही काम था। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि वे ये सामान कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ की ओर उंगली उठा दी और बोला यहाँ से ला रहे हैं। वेल्ड और दोराब जी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक हार कर उस पहाड़ में जा पहुंचे। ठीक है, अब पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वे मिल चुकी है। झरारा पहाड़ी, जगह कौन सी थी? झरारा। ठीक है, जिसको रझारा भी बोलते हैं, बट झरारा उनके लोकल लैंग्वेज में तो रझारा। ठीक है, तो रझारा पहाड़ियों की दुनिया में सबसे बेहतरीन लॉ की भंडार उन्हें अब मिल चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने फिर स्मेल्ट्रो की आग्रिया जनजाति की मदद से रझारा पहाड़ों की अच्छी लॉ आयस्क यानी कि जो आयरन ओर है जिससे लोहा और आयरन को निकाला जाता है, वो उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, और ये था रझारा पहाड़ का आज तक। टिस्को, हम सब जानते हैं टिस्को के बारे में, है ना? टाटा की कंपनी है, स्टील के लिए बहुत ही मशहूर है, और ये टाटा जमशेदजी टाटा ने शुरू की। तुम्हें पता है फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कुछ सन 1912 में आई थी। यहाँ पे लिखी हुई है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको किसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये इंडिया से आयरन और स्टील को ब्रिटिश के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में स्टील और उसको आयरन को इंपोर्ट कर रही थी, और उन्होंने इतनी बड़ी मार्केट बना ली थी इस चीज की विदेशी मार्केट में, विदेशी लोगों के बीच में, कि बहुत बड़ा इनका जो पूरा फैक्ट्री और पूरा जो कार्य था वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ने लग गया। ठीक है, 90%, कुछ 90% जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, जो भी बन रहा था, वो सब टिस्को के द्वारा बन रहा था। एंड टिस्को सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन चुका था ब्रिटिशर्स के लिए या विदेशियों के। अब हमें पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, जमशेदपुर की तस्वीर है 1919 में। वहां पे बन रहे बिजली घर और बॉयलर हाउस की तस्वीर है। ठीक है, तो भारत में जितनी भी ब्रिटिश थी, उनका जो आयात हो रहा था, इंपोर्ट यानी कि हो रहा था, इसमें गिरावट आई, जिसकी वजह से टिस्को द्वारा निर्मित लोहे और स्टील की मांग में जो वृद्धि हो गई। ठीक है, अब टिस्को ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सबसे बड़ा इस्पात यानी कि स्टील इंडस्ट्री बन चुका था, क्योंकि अब सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी भारतीय स्टील और आयरन की, जो टिस्को द्वारा बनाई गई थी। अब हम कुछ एनसीईआरटी के आपके प्रश्नों पर आते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग? तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। मलमल की यानी मसलिन, सूती का कपड़ा जिनको कैलिको बोलते हैं, शिप्स की, और जामदानी की जिसको बारीक मलमल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? जामदानी क्या होता है? वे एक तरीके का बारीक मलमल है, मखमल या मलमल है, जिसमें सजावटी चिन्ह बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब उसमें जो रंग होती है वो या तो सलेटी रंग की होती है, जिसको हम ग्रे भी बोलते हैं, या फिर सफेद रंग की होती है। और बंगाल में जो ढाका है उस एरिया में बनती है, लखनऊ में बनती है, इन सब क्षेत्रों में जामदानी की बुनाई का जो केंद्र है वो ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बंडाना क्या था? तो जो बंडाना शब्द है उसका प्रयोग गले में और सर में पहनने वाले एक तरीके के कपड़े को कहा जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा चटक रंग होते हैं। जो है ये, तो चटक रंगों के जो छापते हैं कुछ प्रिंट्स को, उसको किया जाता है, रंग बिरंगे रंग के होते हैं। ये जो शब्द है बंडाना, वो हिंदी शब्द बांधना से निकली गई है। ठीक है,
बंडाना शैली के कपड़े राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा पहने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत ही रेगिस्तान और बहुत ड्राई और बहुत सूखा इलाका है, तो उनको रंग बिरंगे कपड़े जो छपने, उनमें बहुत सुंदर सुंदर छपाई होती है, वो वैसे कपड़े पहनने में उनको बहुत चाव होता है, और वहाँ पे ऐसे कपड़ों का बहुत ज्यादा प्रचलन है। अगला प्रश्न है कि अगरिया कौन होता है? तो अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों की एक समुदाय का ग्रुप है। ठीक है, वे मध्य भारत के गांवों में रहते हैं तथा लोहा गलाने का कार्य उनका सबसे ज्यादा निपुण होता है। तो ये समुदाय है जो खास कर इस कार्य में उन्होंने शुरू से ये कार्य में काम किया। ठीक है, अगला प्रश्न रिक्त स्थान भरे। अंग्रेजी का जो शिट्स शब्द है वो डैश शब्द से निकला है। कौन से शब्द से? छीट शब्द से निकला है। दूसरा प्रश्न, टिप्पू की तलवार डैश से बनी है? किस चीज से? वुड्स। अभी हमने पढ़ा था कि ये वुड से बनी है। ठीक है, इसके बाद भारत का जो कपड़ा निर्यात है वो डैश सदी में करने लगा। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो कुछ दो तीन हम एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। शिट सबसे पहले, जो शिट्स है वो छीट से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छाप से ही बना है। हमने बहुत एक्सप्लेन करा है। बंडना जैसे अभी मैंने बोला था, सिर पर बांधने वाली चीज है। चटक होती है, प्रिंट्स होते हैं, राजस्थान वगैरह में पहना जाता है। ठीक है, फिर मसलिन यानी कि मलमल बहुत ही सॉफ्ट होता है, छोटे छोटे कपड़ों से बना होता है, बारीक बुनाई होती है और बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों करा? क्यों करा था? ये है वो पॉइंट्स। तो इंग्लैंड में नए नए कपड़ों के कारखाने खुल रहे थे। ठीक है, अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने उत्पादक और अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे। तो फिर ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से विरोध शुरू हुआ। दूसरा था, इंग्लैंड की ऊन व रेशम की जो निर्माता भारतीय कपड़ों की जो लोकप्रियता थी वो बहुत ही ज्यादा परेशानदायक थी और परेशान कर रही थी। अब सफेद मलमल या बिना माड़ वाले कपड़ों में ही छपाई होती थी। ये सारी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों का किस तरह से प्रभाव पड़ा? तो भारतीय कपड़े का जो यूरोप और अमेरिका से बाजारों में जो ब्रिटिश उद्योगी में बने कपड़ों का ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। ठीक है, अब ब्रिटिश और जो यूरोप थे, उन्होंने ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारत में माल खरीदना बंद कर दिया। अगला पॉइंट है कि हजारों बुनकर, लाखों सूत काटने वाले और जो भी ग्रामीण महिलाएं थी वो सब बेरोजगार हो चुके थे। तो ये प्रभाव बहुत ही बुरा था। ठीक है, 19वीं सदी के भारतीय लॉ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि क्यों भारतीय लॉ प्रबलन उद्योग का पतन क्यों हुआ था? तो जो औपनिवेशिक सरकार यानी कि हमारी कॉलोनियल सरकार जो हमारी ब्रिटिश है, कि बहुत नए सारे कानून आ गए थे और उन्होंने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया था। ठीक है, लोहे और इस्पात का जो आयात होने लगा, स्थानीय लोगों की मांग कम होने लगी। कुछ क्षेत्रों में सरकारों ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भूमि के लिए जो वन विभाग था उनको अपने विभाग के लिए टैक्स देना पड़ता है, जो सही नहीं है। उनको अपने कार्य के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब कानूनों की वजह से भी पतन हुआ। ठीक है, भारतीय वस्त्रोद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा था? ठीक है, तो इस उद्योग को ब्रिटिश के आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ गया। ठीक है, सरकार आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर उद्योग के प्रतिस्पर्धा से बच रही थी और भारत में ऐसा लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अब 1880 तक भारत के जो सूती कपड़े पहनने वाले लोग थे वो 2/3 थे। अब जब ब्रिटिश कपड़ा पहनने वाले थे, लेकिन जो भारतीय महिलाएं थी वो बेरोजगार हो गई। क्यों? क्योंकि वे सस्ते और ब्रिटिश कपड़े जो फैक्ट्री में बन के आते थे उसका इस्तेमाल करने लगे, लेकिन जो भारत में बनता था वो उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया।
पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने के लिए टिस्को ने किस बात से मदद ली थी? तो 1914 में ब्रिटिश के उत्पादित इस्पात का खपत यूरोप की युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए हुआ था। ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आ गई थी। टिस्को को युद्ध के लिए गोलों की खोल और रेलगाड़ियों की पहिए बनाने के काम आया और बाद में टिस्को सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था इन सब कारणों की वजह से। तो अब हम चैप्टर को समराइज करते हैं और दोहराते हैं और खत्म करते हैं और देखते हैं जो भी अभी तक हमने पूरे सारे वीडियोस में पढ़ा और देखा उसको हम मिक्स करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा जो सूती वस्त्रों की यंत्रीकृत उत्पादन है यानी कि मर्चेंडाइज प्रोडक्शन है, उन्होंने 19वीं सदी में ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा अग्रणीय औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण का भारत की विजय और उपनिवेशीकरण से घनिष्ठ संबंध था। तीसरा पॉइंट ये है कि स्पिनिंग जेनी और जो वॉस पेंजन की जब उनकी शुरुआत हुई तो ब्रिटिश में कपड़ा उद्योग का जो औद्योगिकरण था उसका वो बढ़ चुका था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लौ और इस्पात उद्योगों का विस्तार तब हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात में गिरावट आई और भारतीय वस्तुओं को बाजार में बिक्री हुई। और पांचवा पॉइंट ये था कि प्रथम विश्व युद्ध और युद्ध के बाद यानी कि जब वॉर खत्म हो चुका था उन वर्षों में इसको ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सबसे बड़ा इस्पात उद्योग के रूप में उभर चुका था। तो इस प्रकार हम छठे अध्याय को यही समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर को हम देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़िएगा, जो उत्तर है उनको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इन चैप्टरों से वीडियो से हमें ये समझना है कि कैसे उस जमाने में क्या हुआ था और हम उस चीज को दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए।